नमस्कार दोस्तों, नीली युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीबीएसई क्लास 12 यानी कि 12 हिंदी कोर एनसीईआरटी जो है उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। और जो विज्ञान नाम के आपके पास टैक्स है उनमें से पाठ नंबर 3 है जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव। वो अतीत में दबे जो पाँव हैं उस पाठ में जो आपका प्रश्न आता है, स्वाध्याय आता है, अभ्यास आता है, उस पाठ का जो स्वाध्याय है जिनके सॉल्यूशन रूप में इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने देखिए क्या है। ये रहा, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे बताइए। तो देखते हैं, उनका आंसर आपके सामने है। देखिए क्या है कि सिंधु सभ्यता क्या है। सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न नगरीय सभ्यता थी, परंतु उसमें राजसत्ता या धर्मसत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहाँ की नगर योजना में वास्तुकला, मुहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एकरूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है, आडंबर नहीं। यहाँ पर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। वह यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी की व्यवस्था थी, अनाज भंडार भरे थे, नागरिक सुविधा संपन्न थे, किंतु भव्यता का प्रदर्शन नहीं मिलता। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियां बना गई है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियों, खिलौने, रुद्रभांड, नावें मिली है। नरेश के सिर पर रखा मुकुट भी छोटा है। इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते। इस प्रकार सिंधु सभ्यता विकसित साधन संपन्न सभ्यता थी, लेकिन भव्यता का कोई दिखावा नहीं था। अब देखिए सवाल नंबर 2 आपके सामने। वो सवाल नंबर क्या है कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसे क्यों कहा गया है? तो देखिए उनका आंसर देते हुए हम आपके सामने रखते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों में कला या रुचि का भरपूर ज्ञान एवं क्या थी, समझ थी, जिसकी छवि उनके दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं से मिलती है। वास्तुकला या नगर आयोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियों, मृत्युदंड भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मुहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता की तकनीकी सिद्धि से ज़्यादा कला सिद्धि जाहिर करता है। उन सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियों बनाई गई है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियाँ, खिलौने, मृत्युबाण, नावें मिली है। नरेश के सिर पर रखा मुकुट भी छोटा है। इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं नहीं दिखाई देते। यहाँ आम आदमी के दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों को सलीक से बनाया गया है। अतः सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो समाज के द्वारा पोषित है, राजपोषित या धर्मपोषित नहीं है। इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3 आपके सामने। वो क्या है? सवाल नंबर 3 है कि पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। तो देखिए उनका आंसर है कि हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियाँ। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो नरेश के सिर पर रखा मुकुट भी छोटा है। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया है। नगर योजना, वास्तुकला, मोरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि में एकरूपता देखने मिली है। शक्ति के प्रतीक के रूप में सैन्य हथियार के अवशेष कहीं नहीं मिलते। पुरातत्व विभाग को ऐसे कोई भी चिन्ह नहीं मिले जिससे पता चले कि वे असभ्य या हथियार प्रेमी थे। इन आधारों पर विद्वान यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा स्वयं अनुशासित सभ्यता थी। अब देखिए सवाल नंबर 4 आपके सामने रखता है। सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 है, देखिएगा, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झाँक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है वो आपको बताना है। तो देखिए उनका आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो उनका आंसर ये आपके सामने देखिए क्या है कि इस कथन से लेखक का आशय है कि इन टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर आप विश्वास की सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं। यदि
क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है जो सबसे अधिक उन्नत और विकसित थी। सिंधु सभ्यता आडंबर रहित एवं अनुशासन प्रिय है। यहाँ के मकानों की सीढ़ियों उस कालखंड तथा उसके पूर्व इतिहास का एहसास एवं परिचय कराती है जब यह सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर रही होगी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। खंडहरों से मिले अवशेषों और टूटे फूटे घरों से मानवता के चिन्ह और मानव जाति के क्रमिक विकास को भी स्पष्ट देखा जा सकता है। इसकी नगर योजना अद्वितीय है। सड़क निर्माण, जल निकास, स्नानागारों की व्यवस्था सर्वोत्तम है। उस समय का ज्ञान, उसके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। इस प्रकार हम इन सीढ़ियों को चढ़कर किसी इतिहास की ही खोज नहीं करना चाहते, बल्कि सिंधु सभ्यता के उस सभ्य मानवीय समाज को देखना चाहते हैं जिसने भविष्य के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। अब देखिए सवाल नंबर 5 आपके सामने है। क्या सवाल 5 है? तो ये रहा आपके सामने। देखिए, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समस्याओं का भी दस्तावेज होते, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उनका आंसर क्या है? सिंधु सभ्यता का इतिहास वर्तमान समय दुगने समय से पूर्व का है। यह सच है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समस्याओं के दस्तावेज होते हैं। यह खंडहर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं जब हमारे पूर्वज उसके साक्षी रहे होंगे, उसका निर्माण और विस्तार किया होगा। आज भी हम किसी भी मकान की देहरी पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध को या बैलगाड़ी की रुंझुन को महसूस कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वजों का बौद्धिक सामाजिक स्तर इतना विकसित था कि आज भी अनुकरणीय है। इस प्रकार नगर नियोजन, धातु एवं पत्थर की मूर्तियों, मूर्तिभांड, उन परिचित मानव और अन्य आकृतियों, मुहरे, उन पर बारीकी से की भी चित्रकार इतिहास के दस्तावेज होने का साथ साथ उन अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं जिसके हम केवल सिर्फ दर्शक मात्र हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है दोस्तों? तो देखिए आपके सामने रहा। इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी एक ऐतिहासिक स्थल जिसको आप नज़दीक से का वर्णन देखा हो का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए तो चार मीनार। तो इस बार की छुट्टियों में हम हैदराबाद गए। वहाँ के ऐतिहासिक रमणीय स्थलों में से एक हैदराबाद शहर का चार मीनार हमेशा हमारी यादों में बसा रहेगा। हैदराबाद शहर प्राचीन और आधुनिक समय का अनोखा मिश्रण है जो देखने वालों में 400 वर्ष पुराने भवनों की भव्यता के साथ आपस में सटी आधुनिक इमारत का भी दर्शन कराता है। चार मीनार 1591 में शहर के मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई बृहद वास्तुकला का एक अनुपम नमूना है। शहर की पहचान मानी जाने वाली चार मीनारों से मिलकर बनी एक चौकोर प्रभावशाली इमारत है। यह स्मारक ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर खंभों से बना है जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में स्थित चार विशाल आर्च पर निर्मित किया गया है। यह आर्च कमरों में के दो तलों और आचरवे की गैलरी को सहारा देते हैं। चौकोर संरचना के प्रत्येक कोने पर एक छोटी मीनार है। ये चार मीनार हैं जिनके कारण भवन को यह नाम दिया गया है। प्रत्येक मीनार कमल की पत्तियों के आधार की संरचना पर खड़ी है। इस तरह चार मीनार को देखकर हुई अनुभूति एक स्वप्न के साकार होने जैसी थी। अब देखिए सवाल नंबर 7 आपके सामने है। ये रहा सवाल नंबर 7। नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क दे। तो देखते हैं उनका आंसर क्या है। तो उनका आंसर है कि मोहनजोदड़ो के निकट बनती हुई सिंधु नदी नगर में कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखकर लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा है। मैं लेखक के कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। तो पहला क्या है? प्रत्येक घर में क्या है? पहला, प्रत्येक घर में एक स्नानागार था। घर के भीतर से पानी या मैला पानी नालियों के माध्यम से बाहर होदी में आता था और फिर बड़ी नालियों में चला जाता था। कई नालियों ऊपर से खुली थी, परंतु अधिकतर नालियों ऊपर से बंद थी। दूसरा है, इनकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ही ऊंचे दर्जे की थी जो आज दिखाई नहीं पड़ती। उस समय के लोगों में इसकी जागरूकता थी। वे सफाई पसंद थे
और तीसरा देखिए, नगर में पीने का पानी के लिए कुआं का व्यापक प्रबंध था। ये कुएं पक्के ईंटों के बने थे। अकेले मोहनजोदड़ो नगर में 7 कुएं थे। नंबर 4, यहाँ का महाकुंड लगभग 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा था। ये पक्की ईंटों से बना था, जिसमें जल निकास के लिए नालियाँ थी। सिंधु नदी के समीप होने से जल का व्यापक भंडार था। क्या था? भंडार था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज का जो ये पाठ है, पाठ नंबर तीसरा, अतीत व दबे पाँव। उन पाठ के जो मैंने आपको के सामने जो स्वाध्याय प्रश्नों का समाधान दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।